बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के छात्र सभी ध्यान देंगे कि मैं आपको शिक्षा के उद्देश्य में आज सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य बताएंगे। इसके पूर्व चरित्र विकास के उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, ज्ञान संबंधी उद्देश्य का विकास, जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य, उसके आगे क्रम में सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य हम आपको बताएंगे। प्राचीन संस्कृत के इतिहास में जब हम अध्ययन करते हैं तो यह प्रतीत होता है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी भी देश की संस्कृति का विकास संभव है। जो शिक्षा के माध्यम से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम हस्तांतरित करते हैं। इस सापेक्ष महात्मा गांधी ने लिखा है, संस्कृति मानव जीवन की आधारशिला और प्रारंभिक वस्तु है। वह आपके आचरण और व्यक्तिगत व्यवहार की छोटी सी छोटी बातों को परिवर्तित करती है। अर्थात मनुष्य शिक्षा की सहायता से समाज की विरासत को प्राप्त करता है और फिर उसे आने वाली अगली पीढ़ी को वो जो भी कुछ सीखा रहता है उसको हस्तांतरित कर देता है। और जो हस्तांतरित करता है उसका जो माध्यम है वो शिक्षा है। और इसी शिक्षा के माध्यम से उसे सुरक्षित भी रखता है और आने वाली नई पीढ़ी को उसको सौंप देता है। सभी देशों में शिक्षा के व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए, बालक को कलात्मक रूप से सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षाएं दी जाएं, जिससे बालक का समुचित उसका अर्थ समझ सकें और उसके अनुसार उस शिक्षा में एक नया आयाम दे सकें। इस संदर्भ में टाइलर एक मनोवैज्ञानिक है। इस शिक्षा के सापेक्ष में लिखा, संस्कृत वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं और आदतें सम्मिलित हैं, जिससे मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। क्योंकि सांस्कृतिक विरासत का जो उद्देश्य है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उद्देश्य से शिक्षा के अन्य उद्देश्यों को बल मिलता है और व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसके परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास संभव हो सकता है, जिससे हम अपनी संस्कृति में एक नया मोड़ देते हैं और अपनी सांस्कृतिक शिक्षा के माध्यम से हम बालक के लाभप्रद शिक्षा, परंतु वर्तमान समय में प्राचीन संस्कृति का लाभदायक और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना, जिससे शिक्षा के समुचित विकास का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। अगला है आध्यात्मिक उद्देश्य। आदर्शवादियों का जो विचार है वो यह है, शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वह बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है। उन्होंने बालक की भौतिक उन्नति को उद्देश्य नहीं माना, बल्कि आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करने से बालकों के विचारों में पवित्रता आती है और उनका जो चिंतन शक्ति है उसका बहुत विकास होता है और आध्यात्मिक व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति को जागृत करके व्यक्ति के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती हैं
और समाज विरोधी कार्य कभी वह बालक नहीं करता है और व्यक्तित्व के विकास सकारात्मक होते हैं। उसमें आपस में सहयोग की भावनाएं, भाईचारे की भावनाएं, त्याग की भावनाएं आदि इन सब का उस बालक के अंदर विकास होता है, क्योंकि आध्यात्मिक विकास से आदर्शों के निर्माण में सहायता मिलती है। इस उद्देश्य से बालक के विचारों में शुद्धता आती है। इस आध्यात्मिक विचारधारा से उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। वह आपस में प्रेम, सहयोग, परोपकार इस तरह के उसके सद्गुण आते हैं और उसके ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है, जिसके आधार पर उसको मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। यह उद्देश्य उस बालक के मानवीय संबंध को बढ़ा करके वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता आदि के भावों को समाप्त करता है और आपस में मैत्री व्यवहार का वो परिपालन करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य मात्र इतना ही था कि मानव में सद्भावनाएं हों, सद्व्यवहार के लिए बाध्य करता है, क्योंकि उसे एक अज्ञात सत्य का भय बना रहता है, जो यह प्रयत्न करता है कि यदि किसी को हम चोट पहुंचाएंगे तो वह हमारा जो शांतिप्रिय जीवन है निश्चित रूप से वह भंग होगा। अगला है संतुलित विकास का उद्देश्य। व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए शिक्षा का उद्देश्य उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावात्मक और कलात्मक आदि पक्षों को विकसित करता है। व्यक्ति की शक्तियों एवं क्षमताओं का संतुलित विकास आवश्यक है। इस संदर्भ में पेस्टोलॉजी ने लिखा, व्यक्ति का एकांगी विकास अप्राकृतिक एवं असत्य है। व्यक्ति की समस्त शक्तियों का समुचित एवं पूर्ण विकास ही एक अच्छी शिक्षा है। एक एक क्षमता को पूर्ण रूप से महत्व देना मनुष्य की प्रगति के स्वाभाविक संतुलन का ह्रास एवं विनाश कर देता है। इसमें गांधी जी ने भी इस बात का बड़ा समर्थन किया। व्यक्ति के समग्र विकास के सापेक्ष में गांधी जी का जो विचार है वो बहुत ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और यही शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है, क्योंकि इस उद्देश्य में सभी उद्देश्यों से व्यापक इसका क्षेत्र है। इसमें बालकों की रुचि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को हम महत्व देते हैं। इसमें बालक की शक्तियों एवं स्वाभाविकता पर विशेष बल दिया जाता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसको जीवन आदर्श के चुनाव में उसको सक्षम बनाता है, अर्थात व्यक्ति के संतुलित विकास की पूर्ति हेतु धनी एवं प्रगतिशील देशों में इसकी बड़ी प्रधानता रही है। अगला आता है एम ऑफ कंप्लीट लिविंग, यानी पूर्णतमय जीवन का उद्देश्य। जब शिक्षा व्यक्ति का संपूर्ण विकास करती है तो उसका जीवन पूर्ण रूप से सुखमय होता है, शांतिप्रिय होता है। इस संदर्भ में हार्वर्ड स्पेंसर ने लिखा, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम एक पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि बालक के जीवन में आने वाली किसी भी समस्या के लिए हम तैयार होते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। इसमें आदर्शवादिता, सहकारिता, भाईचारा, परोपकार,
सद्गुण आदि ये उत्पन्न होते हैं और मानवीय संबंधों को प्रोत्साहन मिलता है। मनुष्य अपने जीवन में किसी के भी काम करने से वंचित नहीं रह सकता और समय की आवश्यकता अनुसार वो जो हो सकता है उस कार्य को करने में अपने को समाज एवं राष्ट्र के इस विकास की प्रगति में वह सहयोग करता है। वो अपनी जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ण करने में व्यक्ति सक्षम हो जाता है। अगला है इसमें नागरिकता का उद्देश्य। इस उद्देश्य में देश के प्रत्येक नागरिक को देश की परिस्थितियों से परिचय कराती है और देश में राष्ट्रीय भावना का विकास करती है। देश के प्रति एक नागरिक के क्या कर्तव्य हैं उसका बोध कराती है। देश की प्रशासन व्यवस्था संबंधी ज्ञान हो कराती है। राष्ट्र की आंतरिक बाह्य शांति तथा सुव्यवस्था रखने में सहायता देने के योग्य बनाती है। अर्थात एक अच्छे नागरिक का निर्माण शिक्षा के द्वारा होता है और नागरिकता के लिए राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का भी हम राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर विकास होता है, क्योंकि हम पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम की भावना की सार्थकता प्रदान करते हैं और विश्व में शांति की स्थापना हो ऐसा हम प्रयत्न करते हैं।